भी नाम बाय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पीक सॉल्यूशंस वालों ने अपनी डोमेन रिन्यू नहीं करवाई, तो क्या हुआ, महीना भर फारिग पड़ी हुई है। आप गए, आपने कहा हाँ जी मुझे peaksolutions.edu.pk चाहिए, उन्होंने देखा फ्री है ये, इसकी ऑनरशिप किसी के पास भी नहीं है आजकल, तो कोई भी बंदा खरीद सकता है। ऐसा नहीं होगा वो कहेंगे कि भाई पहले अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ तो फिर हम देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कहेंगे कि लेटर हेड के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट भेज दें, तो लेटर हेड बंदा वैसे ही कंपोज कर लेगा, ठीक है ना, खुद से कंपोज करेगा, वो उसका प्रिंट निकाल के उनको दे देगा तो मिल जाएगा। मतलब देयर इज़ नो लीगल प्रॉब्लम्स कि कोई बंदा किसी का भी नाम ले सकता है, सब्जेक्ट टू द कि वो अवेलेबल हो। ऐसे नहीं कर सकता कि अभी डोमेन चल रही है तो आप उसका नाम ले सकते हैं। अगर फ्री हो गई वो डोमेन, जी आ जाए। वालेकुम सलाम। जी किन्होंने, जी जी क्या करना है आपने, डिजिटल मार्केटिंग की क्लास लेनी है, क्लास लेनी है, अभी बैठे क्लास पढ़े, उसी की हो रही है, ठीक है। बाद में फिर जो उन्होंने जो बात की है वो फिर बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले क्लास पढ़ लो फिर उनसे बात कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप न्यू हैं, और इधर से कौन कौन न्यू है, आप भी न्यू हो, आप भी न्यू हो और आप भी न्यू है, ठीक हो गया। हमारा डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है ये 5 मॉड्यूल्स पर होता है, ठीक है। इस वक्त हमारा एक नया मॉड्यूल शुरू हुआ है जिसका आप समझ लो कि स्टार्टअप ही है हमारा आज का, और ये एसईओ का मॉड्यूल है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, कि हम वेबसाइट्स को कैसे रैंक करवाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्टअप ले रहे हैं, इसका हमने एक इंट्रोडक्शन लिया हुआ है, जैसे हम जो जनरल डिस्कशन कर रहे हैं इस तरह की बातें हमने पिछली क्लास में की हैं सिर्फ, कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, लेकिन एसईओ को लेकर अभी हमने कोई ख़ास काम नहीं किया, आज से ही हमने उसको शुरू करना है। तो आप लोग बिल्कुल एक नई चीज़ ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है, आप 3 और आप लोग एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, और टोटल आपने 5 टॉपिक्स यानी 5 मार्केटिंग के मेथड इसमें सीखने हैं। उसमें एसईओ भी है, उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी है, उसमें गूगल एड्स भी है, उसमें यूट्यूब भी है, और उसमें गूगल बिजनेस लिस्टिंग भी है। ये टोटल हमारे 5 मॉड्यूल्स हैं जो हम 1 बाय 1 सीखेंगे। और हमारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में जो सबसे बड़ा मॉड्यूल होता है वो यही वाला है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है हमारा, वेबसाइट की एसईओ करना, इसलिए कि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। पहले फेज़ में हमें वेबसाइट को समझना पड़ता है, उसके बाद हमें एसईओ को देखना होता है, और एसईओ के डिफरेंट फेजेस होते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी इटसेल्फ बहुत बड़ी डोमेन है। अगर हम इस पर 1 महीना लगा रहे हैं इस पूरे कोर्स में, तो इसका मतलब आपको अंदाज़ा होगा कि ये खुद से एक बहुत बड़ी डोमेन है। टोटल कोर्स आपका 3 माह का है, सो उसमें से तकरीबन 1 माह हमारा एसईओ के अंदर लगता है, ठीक है, जो कि हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब एसईओ किसकी कर रहे हैं हम, सबको जनरली पता है कि हम एसईओ वेबसाइट की कर रहे हैं। मतलब मैं अगर एक एसईओ सर्विसेज प्रोवाइडर हूँ, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अगर मैं एक एसईओ सर्विसेज प्रोवाइडर हूँ तो कोई भी मेरे पास आएगा और मुझे कहेगा कि ये मेरी वेबसाइट है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, या ये 3 माह पुरानी है, या 1 साल पुरानी है, या 2 साल पुरानी है, मगर ये वेबसाइट गूगल पर रैंक नहीं करती। कैसे रैंक नहीं करती, मेरी प्रोवाइडेड सर्विसेज पर। मतलब कोई भी बंदा उनकी वेबसाइट के आज अभी आप जाकर लिखोगे peaksolutions.edu.pk, इसे रैंक करना तो नहीं कहेंगे ना, ये तो आप यूआरएल देकर उसे खोल रहे हो। स्टार्स एकेडमी लिखोगे तो आप यूआरएल देकर इसे खोल रहे हो, यानी किसी भी वेबसाइट को बाई ब्रांड नेम यानी डोमेन नेम लिखेंगे तो आ जाएगी, वेबसाइट का यूआरएल देंगे तो भी आ जाएगी। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई जब हम वेबसाइट का यूआरएल नहीं बल्कि उसकी प्रोडक्ट्स दें, जैसे मैं ये कहूँ कि पीक सॉल्यूशंस की प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो पीक सॉल्यूशंस की प्रोडक्ट्स राइट नाउ कंप्यूटर कोर्सेज हैं, कुछ अकाउंटिंग कोर्सेज हैं, कुछ लैंग्वेज कोर्सेज हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई कोई भी बंदा इन्हें अगर ढूंढे तो पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट रैंक हो, यानी पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट नजर आए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एसईओ। एसईओ में हम ये सीखते हैं कि हम किस तरह रैंक करवाते हैं। इसमें हम ये सीखते हैं कि हम किसी वेबसाइट को किस तरह रैंक करवाते हैं, यानी वेबसाइट को रैंक करने का तरीका हम इसमें सीखते हैं। तो अब इससे हमें क्या पता लगा कि भाई इसमें तो वेबसाइट का रोल भी आ गया, ऐसे ही है ना। और अगर हम ये देखें तो वेबसाइट एक अलहदा से डोमेन है, बिल्कुल वेब डेवलपमेंट एक अलहदा डोमेन है। कंपनीज जो हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही होती हैं वो आम तौर पर वेब डेवलपमेंट नहीं कर रही होती, और जो वेब डेवलपमेंट कर रही होती हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज नहीं दे रही होती। लेकिन हम एज ए डिजिटल मार्केटर जब तक वेबसाइट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसमें जाकर चेंजेस करने के तरीके हमें नहीं आते होंगे, हम तो एसईओ ही नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस चीज़ से हट करके वेबसाइट किस में बनी है,
हमें ये नहीं देखना कि वेबसाइट तो बड़ी लैंग्वेज में बनी है तो शायद हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल कुछ काम है। हमने किसी भी वेब डेवलपमेंट लेवल का काम नहीं करना, हमने सिर्फ वो काम करना है जो गूगल हमें कह रहा है। वेबसाइट हमारे पास कोडिंग की भी हो सकती है और वेबसाइट हमारे पास CMS भी हो सकती है। अभी मैंने दो टर्म इस्तेमाल किए हैं, कोडिंग और CMS, ठीक है। ये मैंने लिखा जी कोडिंग और ये मैंने लिख दिया CMS। वैसे तो वेब डेवलपमेंट है, हर वेबसाइट के बैक एंड पर कोडिंग है, कोडिंग के बगैर तो वेबसाइट बन ही नहीं सकती ना। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि पैकेज की शक्ल में हमारे पास बने हुए हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं CMS। ये एक पैकेज है, जैसे मैं कहूँ ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पैकेज है, सबको पता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पैकेज है। किस चीज का पैकेज है? लेटर ड्राफ्टिंग करने के लिए, कंपोजिंग करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम कहेंगे एक पैकेज है। वो किसके लिए पैकेज है? अकाउंट्स का काम करने के लिए। फिर मैं कहूँ फोटोशॉप भी एक पैकेज है, वो किस लिए? ग्राफिक्स के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए। लेकिन अगर मैं इनको इन्वर्स करना चाहूँ, मैं कहूँ हाँ भाई मैंने लेटर ड्राफ्टिंग फोटोशॉप में करनी है, मैंने अकाउंट्स की स्टेटमेंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनानी है, नहीं होगा ना, क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। इसी तरह ये जो CMS हैं ये भी बनी बनाई वेबसाइट की टेम्पलेट्स हैं, मगर इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। हमें इसको जाकर देखेंगे पीछे कोडिंग नजर आएगी, इसे तो है ही कोडिंग, लेकिन ये पैकेज है एक, मतलब पैकेज बना हुआ है, किसी को चाहिए वो उसके सामने पैकेज रखेगा कि भाई इसको देख लो, ये आपके काम की है तो हम इसको कर देते हैं, कलर वगैरह हम चेंज कर देंगे, अलबत्ता टेम्पलेट ये वाली आप यूज कर लो। इस तरह एक नहीं बल्कि बहुत सारे थीम्स वो आपको दिखाएंगे वेबसाइट के कि ये थीम है, आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगता है वो ले लो। मगर CMS के अंदर कस्टमाइजेशन नहीं होती। मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से इसमें कुछ चीज नए तरीके से बना लें। आपका क्लाइंट कहे कि मुझे ये लेआउट चाहिए, मुझे ये इंफॉर्मेशन भी इस पर लेकर आनी है, लेकिन अगर उस CMS में वो चीजें मौजूद नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसमें वो चीजें ऐड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पैकेज है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की दी है, तो जितना मर्जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने तौर पर स्ट्रांग है, मगर वो पिक्सल एडिटिंग तो नहीं कर सकता ना, वो अकाउंट्स का काम भी नहीं उसमें कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पैकेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जो लैंग्वेज होती है वो ओपन सोर्स होती है। वो तो कोई भी बंदा हमें कहेगा कि इसको इस तरह करना है तो हम उस लैंग्वेज में उसको उस तरह कर सकते हैं। CMS किस चीज का एब्रिविएशन होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो CMS जो है ये हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक एब्रिविएशन है। मतलब क्या है ये आपको मैंने बता दिया। CMS है क्या? पैकेज। वेबसाइट्स के पैकेज हैं जिनमें वेबसाइट्स के थीम्स होते हैं। कि कौन सा? शॉपिफाई CMS, वर्डप्रेस CMS, विक्स CMS। तो ये इस तरह की जो एप्लीकेशन है, इनमें सबसे पॉपुलर जो है वो वर्डप्रेस है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग के लिए, ई-कॉमर्स के लिए जो सबसे पॉपुलर है वो शॉपिफाई है। ठीक है, हमें दोनों में चेंजेस करनी आनी चाहिए। चेंजेस स्ट्रक्चरल लेवल चेंजेस नहीं, मतलब एक बंदे ने वेबसाइट बनवाई है किसी कंपनी ने, तो अगर मैं SEO की सर्विसेज उसे दूंगा तो मैं उसकी वेबसाइट का मॉडल तो नहीं चेंज करूंगा ना। मैं उसकी वेबसाइट के मॉडल को उसी तरह रहते हुए उसके ऊपर SEO फ्रेंडली कंटेंट ऐड करूंगा बस। यानी उसी के कंटेंट को मॉडिफाई करूंगा और उसको SEO का कंटेंट बनाऊंगा। वो क्या है? वही हमने सीखना है। वेबसाइट हमारे पास CMS की भी हो सकती है और वेबसाइट हमारे पास कोडिंग की भी हो सकती है। कोडिंग की वेबसाइट होगी तो भी कोड नजर आएगा, CMS की वेबसाइट होगी तो भी कोड नजर आएगा। CMS की कुछ लिमिटेशन है, कोडिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने क्लाइंट को वर्डप्रेस में एक वेबसाइट बनाकर दी, उसके बाद क्या हुआ, जो डेवलपर था वो कहीं आगे पीछे हो गया, और कोई 1 साल के बाद CMS की जो वेबसाइट है उसमें कुछ इश्यूज आ गए। उसके बाद मैंने कहा भाई इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो जब मैंने उस बंदे को ढूंढना चाहा वो तो मुझे नहीं मिला, कोई दूसरा बंदा मुझे मिला, तो उसने कहा भाई ये थीम तो बड़ा ही पुराना हो गया, अब आप यूं करें इसको नई वेबसाइट पे लेकर आए। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेबसाइट को पूरे का पूरा एक्सपेंस भी नया पड़ेगा ना, बनेगी भी नए सिरे से, इनपुट भी नहीं होगी, सब कुछ नए सिरे से होगा। लेकिन अगर यही वेबसाइट कोडिंग में बनी होती और मैं किसी कोड एक्सपर्ट को कहता कि भाई ये देखो ये मेरे पास सारा कोड इसका अवेलेबल है, लैंग्वेज कोड, सबसे स्ट्रॉन्ग कोडिंग जो है वो PHP है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखेंगे तो आपको PHP जरूर सिखाई जाएगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कोडिंग जो है, और हमने कुछ नहीं करना PHP का, ये क्लियर है। हमने इस कोर्स में कोई लैंग्वेज नहीं पढ़नी, हम सिर्फ चीज को समझने के लिए ये बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ना है वो तो जब पढ़ाऊंगा मैं आपको पता लग जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आपको वेबसाइट का समझा रहा हूं कि वेबसाइट्स होती कैसी हैं।
तो मैंने क्या किया, मैं एक प्रोजेक्ट रन कर रहा हूं, उसमें मैंने 3 डेवलपर बदले हैं और एक ही वेबसाइट के ऊपर, यानी वेबसाइट एक ही है, 3 डेवलपर ने उस पर काम किया। पहली दफा एक बंदे ने काम किया, दूसरी दफा दूसरे ने किया, और ऐसा नहीं हुआ कि कुछ नया बना हो, उसी को मॉडिफाई कर रहा है वो, और तीसरी दफा भी उसी बंदा, वही वेबसाइट है, सिर्फ उसका एक्सेस हमारे पास है और वो PHP में बनी हुई है, और उसके अंदर हमने अपना CMS बनाया हुआ है। CMS का मतलब क्या है कि ग्राफिक इंटरफेस होता है जहां से हम चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। जैसे पावर पॉइंट यूज करते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप कितनी चीजें आती हैं उसके ऊपर, आती है ना, तस्वीरें भी ले आते हैं, बैकग्राउंड्स भी ले आते हैं, इमेजेस भी ले आते हैं, बहुत सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप उसके ऊपर आप लेकर आते हो। तो CMS का मतलब यही है कि हम चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप ले आए और चीजें हमारी कंट्रोल से ऐड हो रही हो। एक तो है ना कि टाइपिंग करके ऐड हो रही हो, टाइपिंग करके ऐड नहीं होंगी, पावर पॉइंट की तरह ऐड होंगी, यानी कि इनपुट देंगे तो वो कंटेंट हमारी वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। ये है CMS का काम, चाहे वो वर्डप्रेस का CMS हो, चाहे हमारा कस्टमाइज CMS हो। अभी तक मैंने जितनी बात बताई, इससे शायद आपको ऐसा लगा होगा, ऐसा लगा कि नहीं लगा कि कोडिंग इज बेस्ट ऑप्शन देन CMS, ठीक है। अच्छा, अब जब सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें तो सिक्योरिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से CMS एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक है। CMS वेबसाइट्स के हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और कोडिंग की वेबसाइट के हैक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत नॉमिनल होते हैं। CMS की वेबसाइट एक पैकेज नहीं होता, नंबर ऑफ पैकेजेस होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, और देखा था ना मैंने प्रीवियस क्लास में भी कि एक पैकेज नहीं है, बहुत सारे पैकेजेस हैं। अभी दिखाते हैं दोबारा। जबकि कोडिंग वाली वेबसाइट है जो वो सिंगल पैकेज है, एक ही प्लेटफॉर्म है जहां से हम चीजों को चलाने लगे हुए हैं। अब एज ए SEO एक्सपर्ट लोग मेरे पास अपनी वेबसाइट लाए, ठीक है, मतलब एज ए SEO एक्सपर्ट आपके पास, मेरे पास, किसी के पास भी कोई बंदा अपनी वेबसाइट लेकर आया, अब मुझे कह रहा है भाई इसकी SEO कर दो। तो सबसे पहले आप सबको समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये वेबसाइट बनी किस में हुई है, क्या ये कोडिंग की वेबसाइट है कि क्या ये CMS की। एक तरीका दे रहे हैं, मैं उससे पूछूंगा, तो अब मैं एक्सपर्ट आदमी तो मुझे क्यों पूछने की जरूरत है, भाई मैं खुद ही चेक कर लूंगा किसमें बनी हुई है, उससे पूछने की क्या जरूरत है। तो ऐसे ही ना, जैसे हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हमसे पूछे कि हाँ भाई ये क्या हो गया आपको, तो फिर हमसे पूछ पूछ के दवाई लिखना शुरू हो जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना, फिर हबीदे लिख कर देना उसे सब कुछ। तो अब हम जरा चेक कर लेते हैं। यहां पर आया हूं मैं, यहां पर आकर एक कीवर्ड टाइप कर रहा हूं, ऑनलाइन CMS डिटेक्टर। ये मैंने क्यूरी लिखी है, नाम मैंने वेबसाइट का URL नहीं लिया, मैंने एक सर्च टर्म लिखी है। आपको सर्च टर्म में बहुत स्ट्रांग होना है, आपको सर्चेज में बहुत स्ट्रांग होना है, आपको ढूंढना आना चाहिए। देखें, ढूंढना, आप क्लासरूम में बैठे हैं, चाहे वो एकेडमिक क्लास हो या ये वाली क्लास हो, अगर आपको क्वेश्चन करना आता है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना। अगर आपको क्वेश्चन करना ही नहीं आता, आपके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे। आप बाजार में कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, अगर आपको यही नहीं पता, क्लियर नहीं है कि आपको खरीदना क्या है, तो आप सही चीज तो नहीं बाय करोगे। यानी आपकी क्यूरी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या चाह रहे हो। तो ये मैंने क्यूरी लिखी है। जैसे मुझे ये था कि भाई मेरे पास एक वेबसाइट आई है, मुझे पता ही नहीं है किसमें बनी हुई है, तो कोई गूगल मुझे गाइड करे कि बताए कि भाई ये किसमें बनी है, मैं कोई तरीका ऐसा हो जिससे मैं ये चेक कर लूं कि किसमें बनी है। सो मैंने लिखा है ऑनलाइन CMS डिटेक्टर। अब गूगल के पास आ गया हूं मैं। हाँ, गूगल क्या कह रहा है आगे से, जी देखें, भाई बहुत सारी वेबसाइट आ गई आपके सामने। पहली वेबसाइट पे लिखा हुआ है CMS डिटेक्टर, व्हाट CMS इज दिस, पता लग गया ना। यानी ये वेबसाइट यही बता रही है ना कि ये CMS में है कि नहीं है। अगर कोई किसी जगह से मुझे ये पता लग जाए कि ये वेबसाइट CMS में है कि नहीं है, अगर वो कहेगा CMS में नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, कोडिंग में है, सिंपल, कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है ना। तो अगर ये केस CMS में है तो इसका क्या मतलब हुआ, कोडिंग में नहीं है। क्लियर हो गया ना, हमें पता लग गया कि कैसे पता लगेगा। तो अब हम इस पे आए, इधर आ जाते हैं। यहाँ कर जी मैंने पीक सॉल्यूशंस लिखा, ये पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट आ गई, ठीक है। मैंने इस पे राइट क्लिक किया, ये क्या लिखा हुआ है, कॉपी लिंक एड्रेस। हम जो लेक्चर पढ़ते हैं, मैं जो क्लासेस लेता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ये जो लेक्चर अभी आप देख रहे हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप घर जाकर इसको देख सकते हो, एक दफा, दो दफा, जब क्लास एंड होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे घर जाके कैसे देखें, ठीक है। इधर आ जाए और इसको पेस्ट कर, पता कैसे लगा रहा हूं, मैं इस वेबसाइट पे आया हूं और इस वेबसाइट में, जिस वेबसाइट को मैं जानना चाह रहा था कि क्या वो CMS में है कि CMS में नहीं है,
एक एक्स्ट्रा पॉपअप खुल गई, इसे बंद कर देते हैं। नीचे क्या मैसेज आया, peaksolutions.edu.pk is built in with WordPress। अब आप मुझे क्या बताएंगे, ये CMS की वेबसाइट है, ऐसी है। फिर मैंने क्या कहा था आपको कि CMS की वेबसाइट सिंगल पैकेज वेबसाइट नहीं होती, बल्कि मल्टी पैकेज वेबसाइट होती है। जरा देखते हैं नीचे आकर इसकी डिटेल और देखते हैं क्या कहता है। कहता है 53.2% इस पूरी वेबसाइट का जो है ना वो वर्डप्रेस में बना हुआ है, यानी कि मोस्टली वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है। 11.9 किस में बना हुआ है जी, दी रेस्ट में। ये जितने भी नाम राइट साइड पे लिखे हुए आ रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब डिफरेंट CMS हैं। कुछ इनमें पॉपुलर हैं, कुछ नॉन पॉपुलर हैं, कुछ छोटे पैकेज हैं, कुछ बड़े पैकेज हैं, मगर सब के सब क्या हैं, CMS हैं। उसके बाद क्या कहता है, कहता है ये जो ऑरेंज कलर में आपको डार्क ऑरेंज में नजर आ रहा है, कहता है ये शॉपिफाई में बनी हुई है। इतना पार्ट, कितना पार्ट है जी, ये इतना सा 12% पार्ट इसका। फिर क्या कहता है, इतना पार्ट इसका WooCommerce में बना है, इतना पार्ट इसका Wix में बना है, और इतना पार्ट इसका Laravel में बना है। ये जितने भी नाम हैं ये सारे कौन है, प्लेटफॉर्म्स क्या है, ये CMS प्लेटफॉर्म्स है। इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है वो वर्डप्रेस है, क्योंकि वो बहुत चीप रेट्स पे हमें मिलता है, ठीक है। जल्दी वेबसाइट बन जाती है तो ज्यादा लोग उसको प्रेफर कर रहे होते हैं। मगर एज ए SEO एक्सपर्ट अगर कोई बंदा वेबसाइट बनवाने के लिए मुझसे एडवाइस लेता है तो मैं उसे कभी भी CMS की एडवाइस नहीं देता हूं, मैं उसे हमेशा कोडिंग की एडवाइस देता हूं। मगर अगर कोई बंदा मुझे साथ में ये कहता है कि मेरा बजट लो है, तो फिर मैं उसे CMS की एडवाइस देता हूं कि भाई अगर कम पैसे हैं, क्योंकि अगर जो काम वर्डप्रेस में 30,000 रुपए का होने वाला है, वो हो सकता है कि जब हम कोडिंग में इसको लेकर जाएंगे तो वो 60-70 प्लस का होगा। यानी कोडिंग महंगी होगी लेकिन उसका लाइफ टाइम ज्यादा बेहतर होगा एज कंपेयर टू वर्डप्रेस की वेबसाइट्स की लाइफ टाइम नहीं होते। इसलिए कि वर्डप्रेस की वेबसाइट की हमारे पास जब भी SEO आती है, हम उन्हें सबसे पहले ये कहते हैं आपकी वेबसाइट चल रही है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितनी देर तक चलती रहेगी, ठीक है। ये किसी भी वक्त कोई हैकर आ सकता है। और अभी गूगल की भी एक लेटेस्ट अपडेट आई थी कि वर्डप्रेस के कुछ थीम्स ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हैकेबल है, वल्नरेबल है, यानी उनके हैक होने के चांसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इधर आए जरा, एक वेबसाइट और खोलते हैं। दूसरी वेबसाइट का नाम लिखें, मैंने एक और वेबसाइट का नाम लिख दिया डमास्कस किंग्स, ठीक है। इसे क्लिक करते हैं जी, देखते हैं किसमें बनी हुई है। जी पता लग गया आपको किसमें बनी है जी, ये प्योरली शॉपिफाई की वेबसाइट है। ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। कहता है ये शॉपिफाई, उसके बाद क्या कहता है, ये देखें, इसने कहा ये बनी शॉपिफाई में है, लेकिन इसमें भी उसने क्या किया हुआ है, प्लगइन्स कहां से उठाए हुए हैं, वर्डप्रेस है। ये इन्वर्स हुआ है, बाकी के काम वैसे ही हुए हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन उसने प्राइमरी टूल किसको लिया हुआ है यहाँ पे, शॉपिफाई को। हालांकि है ये भी शॉपिफाई में कितना 12.5%। तो आपको इससे भी अंदाजा हो चुका होगा कि शॉपिफाई क्या कर रहा है। शॉपिफाई ऐसे ही है ना, जैसे वो एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक होलसेलर होता है, एक ट्रेडर होता है, एक बंदा चीज़ें बना रहा होता है, बाकी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपने देखा कि शॉपिफाई की अपनी मेक तो कुछ भी नहीं है खास। वो वाली वेबसाइट जो सेकेंडरीली शॉपिफाई को यूज़ कर रही थी, वो भी इतना ही यूज़ कर रही थी। ये जो प्राइमरीली यूज़ कर रही है, ये भी इतना यूज़ कर रही है, मगर ये कह रही है कि ये शॉपिफाई है। हालांकि है ये भी 12% ही, ये भी बाकी के इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करने लगा हुआ है। अब जरा एक और वेबसाइट को देखते हैं जो कि हमें लगे कि भाई वो किसकी है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर लेना सारी वेबसाइट। इसको भी URL को जरा कॉपी कर लेते हैं। हाँ जी, आप बताइएगा ये क्या कह रहा है। क्या बता रही है हमें कि किसमें बनी हुई है ये कोडिंग की वेबसाइट है, ठीक है।
दराज भी तो एक शॉपिंग वेबसाइट है। अगर शॉपिफाई और वर्डप्रेस बहुत ही स्ट्रांग है तो इसका मतलब क्या हुआ, दराज को या तो शॉपिफाई में होना चाहिए या वर्डप्रेस में। क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना? daraz.pk। एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। हमें पॉइंट ये समझ में आया कि भाई बहुत सारी वेबसाइट जो है ना, हर वेबसाइट की बैक एंड पर कोडिंग चल रही है। अगर हम कोडिंग को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। हाँ जी, क्या कह रहा है? नो नो ना, ये कह रहा है कि सीएमएस में नहीं है, ना शॉपिफाई में है, ना वर्डप्रेस में है, ना कंप्लीट है, ना पार्टली है। किस में बनी हुई है? कोडिंग में बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोडिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी सीएमएस। किसी भी सीएमएस से कोडिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, अगर आपके पास अच्छा बजट है। अच्छा बजट नहीं भी है तो मिसाल के तौर पर एक बंदे ने वेबसाइट 80,000 रुपये की कोडिंग में बनवानी है और उसे 40 की या 35 की सीएमएस में मिल रही है और 2 साल के बाद उसे फिर दोबारा बनानी पड़ेगी, तो शायद वो उसी बजट पे पहुंचेगा या उसको भी क्रॉस कर लेगा, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। कोडिंग की वेबसाइट्स फास्टर होती हैं, सीएमएस की वेबसाइट स्लो होती हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह भी हमने देखी भी है, क्या थी भाई, कि एक ही वेबसाइट को चलाने के लिए कितनी अलग-अलग जगह से रिसोर्सेज आ रहे थे। मतलब एक वेबसाइट है, एक रिसोर्स है वर्डप्रेस, एक रिसोर्स है शॉपिफाई, एक रिसोर्स है लारावेल, तो कितने सारे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। तो जब इर्द गिर्द से जब ले रहा होगा टूल तो लाजमी बात है उन्हें लोड होने में भी टाइम लगेगा। सो वर्डप्रेस की वेबसाइट बेस करती है प्लगइन्स के ऊपर। और प्लगइन्स क्या होते हैं? जैसे आपके मोबाइल ऐप्स होते हैं, तो आपको पता है ना, मोबाइल का ऐप कोई भी ऐसा नहीं है कि आज से अगर आपने 1 साल पहले इंस्टॉल किया था तो आज भी वही चल रहा होगा। उनकी अपडेट्स आती है ना। और अगर आप किसी एक मोबाइल को अपडेट, ऐप को अपडेट नहीं करो, मिसाल के सबको अपडेट किया हुआ आपने, आपने ना लोकेशन को नहीं अपडेट किया, तो आप इन ड्राइव बुक कराओगे तो कभी भी उसको सही लोकेशन नहीं जाएगी आपकी, अगर आपका मैप अपडेटेड नहीं होगा। आपका व्हाट्सएप अपडेट नहीं होगा तो आपको पता है हैंग करता है ना। जैसे आप उसकी अपडेट रन कर लेते हो तो ठीक हो जाता है। आपका फेसबुक का ऐप अपडेटेड नहीं होता तो फेसबुक पे इश्यूज आ रहे हैं, फेसबुक खुल नहीं रहा। अभी कल मुझे एक क्लाइंट ने फ़ोन किया हुआ था कि आपके पास हमारा पेज खुल रहा है, हमारे पास नहीं खुल रहा, मेरे मोबाइल पे नहीं खुल रहा। मैंने उसे कहा फेसबुक को अपडेट कर लो, फेसबुक को अपडेट किया तो चल पड़ा। यानी ये सारे ऐप्स में, प्लगइन्स में ये सारे के सारे इश्यूज हमारे पास होते हैं। इनको हमें अंडरस्टैंड कर लेना है कि यही इश्यूज हो सकते हैं और कोई वजह नहीं हो सकती कि ना चले। अगर दूसरी जगह पर चल रहा है, आपके पास कोई चीज़ नहीं चल रही, तो आपको अंडरस्टैंड कर लेना है कि इशू किस चीज़ का है, कि उसकी अपडेट नहीं हुई, आई हुई है, आपको उसने मैसेज नहीं दिया हुआ कहीं पर, लेकिन आपको अपडेट करना है। ठीक है, तो आप इसे अपडेट कर लें। आप सबको पता है ना कैसे अपडेट करते हैं। व्हाट्सएप को कैसे करते हो? सिंपल सेटिंग में जाकर या प्ले स्टोर में जाकर व्हाट्सएप लिखोगे, क्लियर हो जाएगा फौरन। ओपन लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब होगा अपडेटेड है, अपडेट लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब है कि अपडेट आई हुई है, तो अपडेट करें। कोई भी ऐप बिहेव ना कर रहा हो तो सबसे पहले ये देखें कि भाई ये इशू कहाँ पे है। ठीक है, आ जाते हैं जी आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट? मेरा ख्याल है कि हमें कोडिंग और सीएमएस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हमें काम शुरू करना है जी कोडिंग से, बीच में हम सीएमएस की बात भी करेंगे। लेकिन अब हमें चाहिए क्या, हम बात कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं? कोडिंग से। तो मैं यहाँ पर एक वेबसाइट खोलता हूँ अभी, चलिए तो खुली है ये वाली। ये सबको बताया मैंने अभी, वेबसाइट बताया ना कि कौन सी है, क्या बताया आपको? शॉपिफाई की वेबसाइट है। कोडिंग आ गई, हालांकि ये शॉपिफाई की वेबसाइट है ना, फिर भी इसके बैक एंड पर क्या है? कोडिंग है। अब मैं एक दूसरी वेबसाइट खोलता हूँ जो शॉपिफाई नहीं है, चलिए इसे खोलते हैं, हम देखते हैं ये क्या है। ये भी कोडिंग है। तो हमें पता लग गया कि वेबसाइट चाहे सीएमएस में बनी हुई है या कोडिंग में बनी हुई है, बैक एंड पे उसके हर हालत में ही कोडिंग है। फर्क सिर्फ ये है कि सीएमएस में स्पेसिफिक कोडिंग है, बस उससे ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि कोडिंग के अंदर टोटल कंट्रोल डेवलपर के पास है।
वो जो भी करना चाहेगा उसमें कर लेगा। लेकिन जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसका तो कोड पहले ही बना हुआ ना, थीम है ना एक वेबसाइट का, पहले से ही थीम है, उसमें आप कोई नई चीज़ तो नहीं ला सकते, आप उसको सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रोग्रामिंग की वेबसाइट होगी उसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलिए, अब हमें ना ये कोडिंग थोड़ी सी समझनी है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 चीज़ें समझ लो यहाँ से हमें कुछ समझनी है। तो वो एसईओ के पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। हमें प्रोग्रामिंग लेवल की कोई चीज़ नहीं समझनी। इसका इंटरफेस कैसा है, वेबसाइट खुलती है तो राइट साइड पे तस्वीर आती है, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट आता है, कॉलम्स बने हुए हैं, ये हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू ये है कि इसका लिखा हुआ कंटेंट, चाहे वो टेक्स्ट की शक्ल में है, चाहे वो तस्वीरों की शक्ल में है, चाहे वो वीडियो की शक्ल में है, क्या गूगल फ्रेंडली है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमने उसे गूगल फ्रेंडली करना है यूजिंग HTML। प्रोग्रामिंग का कुछ नहीं है पार्ट इसमें, PHP का कुछ पार्ट नहीं है। एक वेबसाइट जो होती है, अगर हम देखें एक वेबसाइट जो है, अगर हम ये देखते हैं ना, तो उसके अंदर है क्या क्या भाई, उसके अंदर एक है HTML, उसके अंदर एक है PHP, यानी ये प्रोग्रामिंग है उसकी, और उसके अंदर तीसरे नंबर पे एक चीज है इसका कोई ताल्लुक है हमारी SEO से? नो। इसका क्या मतलब हुआ, हमने इसे छेड़ना भी नहीं, ऐसे ही है ना। अगर मेरे पास कोई वेबसाइट की SEO के लिए आएगा तो मैं उसकी PHP की प्रोग्रामिंग के साथ मैंने कुछ नहीं करना। उसके बाद ये क्या चीज़ है जी, स्टाइल शीट। स्टाइल शीट क्या चीज़ होती है, फॉर्मेटिंग, एडवांस फॉर्मेटिंग, ठीक है। एक HTML है वो भी फॉर्मेटिंग है, वो है सिंपल फॉर्मेटिंग। एक स्टाइल शीट है जो कि एडवांस फॉर्मेटिंग है, इसका भी SEO से कुछ लेना देना नहीं। अब हमें पता लग गया कि एक वेबसाइट जो डिज़ाइन हुई हुई है, जो बन के हमारे सामने आ गई है, उसके अंदर HTML भी है, उसके अंदर PHP भी है, उसके अंदर स्टाइल शीट भी है। मगर वेबसाइट को रैंक करने के लिए हमें क्या समझना है, उसका पार्ट, उसका हमें सिर्फ HTML पार्ट समझना है। ठीक हो गया, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। HTML क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया लैंग्वेज, तो इसको ज़रा आसान है, आप यूं कह लो कि ये क्या है, इट इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये तो लैंग्वेज आ गई तो लैंग्वेज समझ ही नहीं आएगी हमें, तो ये तो भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बड़ी मुश्किल होती है। इट इज़ नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। स्टाइल शीट भी लैंग्वेज नहीं है। हाँ, HTML जो है वो फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। मतलब देखिए भाई, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिख रहा हूँ, फॉर्मेटिंग इजीली हो जाती है। अब हमने जो कुछ लिखना है उसे डिस्प्ले कहाँ पे करना है, इंटरनेट ब्राउजर पे, ऐसे ही है ना। हमने जो भी मैसेज देना है इंटरनेट ब्राउजर पर देना है, जिसका मतलब क्या हुआ, हमें अपने मैसेज को ट्रांसलेट करना है ना, एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में। तो ये ट्रांसफर करने के लिए हमें जरूरत है एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज की, बस। कि भाई मैं लिखे हुए को बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं लिखे हुए का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे फॉर्मेटिंग लैंग्वेज की जरूरत है। और इसके अंदर हमने 7-8 टैग्स हैं जो समझने हैं, नॉट हैश टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, हमें चाहिए इसके लिए, आपके पास कौन से टूल्स होने चाहिए जी, और क्या ये पेड टूल हैं कि वैसे ही आपको मिल जाएंगे, मुफ्त में मिल जाएंगे। नंबर 1, एक आपको चाहिए, पहले नंबर पर आपको क्या चाहिए, देखिए मैंने भी नोटपैड ही खोला हुआ है, मैंने विंडो का नोटपैड खोला हुआ है ना, सिंपल वाला, इसमें भी कोडिंग हो जाएगी। हो सकता है मैं पहला लेक्चर दूंगा तो इसी में ही करूंगा, लेकिन आपने जब किसी का काम करना है तो आपको नोटपैड प्लस यूज करना है। यानी हमें कोई HTML एडिटर चाहिए, ये नोटपैड प्लस मैं यूज करता हूं। अगर आप में से कोई वेब डेवलपमेंट सीख रहा हो और वो कोई और एडिटर यूज करना चाहे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और भी तो बहुत सारे हैं ना, गूगल के ऊपर भी गूगल डॉक है, तो काम तो दोनों का एक ही जैसा है, तो कोई सा भी एडिटर यूज किया जा सकता है। क्योंकि मैं ये यूज करता हूं इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूं। कौन सा, नोटपैड प्लस, ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। इसे अपने घर जाना है, अपने कंप्यूटर पर इसको इंस्टॉल कर लेना है जी। कैसे इंस्टॉल करना है, तरीका देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा, डाउनलोड नोटपैड प्लस, लिख दिया। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। आज के दौर में हर किसी की विंडोज 64 बिट है, मेरा ख्याल है सबको समझ है। एक 32 बिट विंडोज होती है, एक 64, यानी लेटेस्ट जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो 64 बिट वाले होते हैं। तो वैसे तो आप ये लिखोगे तो खुद ही ऊपर 64 बिट आ जाएगा, ये आ गया।
नोटपैड आ गया, ये फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है, आप इसको फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं घर में। आ गया, जो सबसे ऊपर आ रहा होगा आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। आज की तारीख में अगर कोई बंदा विंडोज 7 इस्तेमाल कर रहा है तो इट्स नॉट गुड, ठीक है। विंडोज 7 अब बहुत पुरानी हो चुकी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी उसकी ऑनरशिप से इनकार कर दिया हुआ है कि भाई अब हम इसको मजीद कंटिन्यू नहीं कर रहे। और विंडोज 10 जो है उसकी ऑनरशिप अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगी विंडो से, माइक्रोसॉफ्ट से, यानी आफ्टर अक्टूबर 2025, अभी बहुत सारे महीने हैं। उसके बाद इसके भी कोई उसके पास पैचेस नहीं होंगे, अपडेट्स नहीं होंगे अक्टूबर के बाद। लेकिन 7 का तो उसके पास कोई अपडेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, विंडो 7 यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपकी डिवाइस रिस्क पर है, आपकी डिवाइस के साथ कुछ भी हो सकता है। आपको पीछे से माइक्रोसॉफ्ट कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने लगे हैं उसके थ्रू, तो माइक्रोसॉफ्ट गारंटी नहीं लेगा कि भाई आपने विंडोज 7 यूज़ की थी तो भाई ये हैकर आया तो ये क्या हमारा कोई इशू था कि आपका इशू था। विंडोज 7 की सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने ख़त्म कर दी हुई है। विंडोज 10 की सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट अक्टूबर में ख़त्म करने वाला है। तो आपने क्या करना है, अभी इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड का बटन आपके पास आ जाएगा। मतलब कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है, इतना सबके पास, इतनी साइंस सबके पास होनी चाहिए। हाँ, अगर आप कंप्यूटर यूज़र हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। आपको कंप्यूटर यूज़र ही नहीं है, अगर कोई बंदा कहेगा नहीं भाई ये तो ऑनलाइन पैसे कमाने का कोई तरीका है तो मैं अपने मोबाइल से ही कर लेता हूँ सब कुछ, हाँ ऐसा नहीं होगा। सब कुछ कंप्यूटर से होना है और मेहनत करके होना है। ये आ गया आपके पास, मैंने इसे डबल क्लिक करना है, इसे इंस्टॉल हो जाना है। इसमें कोई इतनी खास मुश्किल साइंस नहीं है। एक तो आपने सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है, नोटपैड प्लस प्लस को। मिसाल के तौर पर मेरे पास इंस्टॉल हो चुका हुआ है ना ये, वो देखिए ऊपर आ रहा है डेस्कटॉप है, इसी तरह आपके पास भी आ जाएगा जैसे मेरे पास आ रहा है। मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ जी, ये फाइलें मेरी पहले से खुली हुई आ रही है, मैंने बंद कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आपके पास कैसे आएगा। ऐसे आएगा, ठीक है, ब्लैक। आपने न्यू पेज खोलना होगा तो यहाँ से न्यू कर लीजिएगा। एक और पेज खुल गया, एक पहला खुला हुआ था एक और खुल गया टैब्स की शक्ल में। यहाँ पर हमें काम करना है। क्या काम करना है जरा देखते हैं, इसको भी देखते हैं। सिर्फ आज स्ट्रक्चर देखते हैं, काम नहीं करेंगे आज। अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है क्या, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये वाली जो फाइल का फॉर्मेट है इसका सिंटेक्स अंडरस्टैंड करना है ना। इसका सिंटेक्स अंडरस्टैंड करेंगे तो बात तभी समझ में आएगी। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो फाइल है ये क्या बनी हुई है। आप देख रहे हैं इसमें कैसे कैसे चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं आपको। चलो मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया, देख रहे हैं ये एक लेस देन का निशान नज़र आ रहा है, फिर ये ग्रेटर देन का निशान नज़र आ रहा है, फिर बीच में कहीं हेड लिखा हुआ है, ऐसे ही है, फिर ये स्लैश लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इस HTML फाइल का फॉर्मेट या सिंटेक्स अंडरस्टैंड करना है कि है क्या, ये फाइल कैसे बनती है। ठीक है, HTML फाइल का सिंटेक्स क्या है, मैं सबसे पहले वो लिखने लगा। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि यहाँ पर हमने जितनी भी इसको इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी वो टैग के अंदर देंगे। ये जो मैंने अभी लेस देन लगाया और ग्रेटर देन लगा दिया तो ये क्या हुआ, एक टैग लिखा गया। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन से एक टैग लिखा गया। सो यहाँ पे मैंने आकर टाइप कर दिया HTML। ये है, बता क्या रहा हूँ मैं भाई, यहाँ से HTML शुरू हो रहा है। दरवाजे से क्लासरूम शुरू हो रही है ना, दरवाजा लगा हुआ, पता लगे भाई क्लासरूम शुरू हो गई है। ठीक है, उतार दें दरवाजा तो शायद सीढ़ियों से शुरू हो जाए क्लासरूम। तो ये बाउंड्री लगी है हमारी कि भाई यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, HTML। फिर मैंने एक और लगाया, एक लगाया स्लैश। ये बॉटम से लेफ्ट की साइड पर है, अगर आपको याद रखना हो और कीबोर्ड से इसे आइडेंटिफाई करना हो। ये नीचे की तरफ से लेफ्ट पर है। और फिर मैंने क्या लगा दिया, ये किया मैंने, बाउंड्री बना दी कि भाई ये यहां से फाइल शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। जरा देखें उधर भी ऐसे ही है, स्टार्ट देखें इसका जरा, ये स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट किया है,
और उसके बाद जब मैं इसको एंड पे लेकर जाता हूँ तो देखें ये एंड हो रही है /html से, तो बाउंड्री लगी हुई है ना इस फाइल में भी। जो वेबसाइट है, ये मैं वेबसाइट का इंटरफेस दिखा रहा हूँ आपको। अब आ जाते हैं वापस इधर। इसके बाद दूसरा हिस्सा किस चीज का है? दूसरा हिस्सा इसका है हेड का पार्ट, हेड, और फिर यहां पर आकर हमने लिख दिया /head। अब आपको भी समझ में आ गया कि ये क्या हुआ। अब यहां से हेड शुरू हुआ और यहां पर यानी कि ये इस फाइल का हेडर है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको हेडर में लिखनी होती है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पर आकर देखें इस वेबसाइट का भी हेडर है कि नहीं है, ये देखें है ना, इसका भी हेडर है। ये बता रहा है कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एंड हेड का भी पता लग गया। ये मैंने क्या कमांड लगाई है भाई, ये विंडो जिसको यूज करनी आती है उसको भी पता होगा, Ctrl F फाइंड की कमांड होती है। तो मैंने Ctrl F लिखा और मैंने कहा भाई मुझे दिखाओ जरा एंड कहां पर हो रहा है। तो अब हमारी फाइल में ये भी आ गया। इसके बाद इसका अगला जो पार्ट है वो कौन सा है? बॉडी। और फिर हम, अब मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, अभी तक मैं आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। अभी अपने कोई फाइल नहीं बना रहे, अभी मैं फाइल सेव भी नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि फाइल कैसे होती है, इस फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने कहा HTML से शुरू होती है, एंड HTML पे खत्म होती है। सेकेंड पार्ट हेड होता है, जहां पर हेड खत्म हो तो एंड हेड हो जाता है। अगला पार्ट बॉडी का होता है, और जहां पे बॉडी खत्म होती है तो एंड बॉडी हो जाती है। और इसके बाद वाला जो हिस्सा होता है वो फुटर होता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। आप अक्सर देखते हैं ना, एक वेबसाइट है ऊपर से स्टार्ट हुई, नीचे आकर एक कलर डार्क कलर आता है, कभी ब्लैक कभी ग्रीन, और उसके ऊपर छोटे छोटे लिंक्स बने होते हैं, दैट इज द फुटर। वो किसी वेबसाइट का फुटर बना होता है, ये वाला फुटर का पार्ट है। देखिए इसका फुटर कहाँ है, आया नजर फुटर, ये वाला हिस्सा है। मैंने जूम बड़ा किया हुआ है इसलिए आपको जरा ज्यादा ही बड़ा नजर आ रहा है। चलो पता लगा फुटर क्या है। ये वाला हिस्सा जो है ना ये फुटर है। ये कहां पर आ रहा है? ये बॉडी के एंड पे आ रहा है। ये कहां पे आ रहा है? ये बॉडी के एंड पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें इस फाइल के स्ट्रक्चर का पता लग गया। अभी सिर्फ हमने स्ट्रक्चर देखा, अब अगली क्लास में हम इसमें काम करना शुरू करेंगे। हमने कहा अभी शुरू हुई HTML से, एंड हुई HTML पे। अगला हिस्सा हेड, उसके बाद वाला हिस्सा बॉडी। आपकी जो वेबसाइट होती है, जो लोग देख रहे होते हैं, जो विजिटर्स देख रहे होते हैं, मैं geo.tv लिखता हूँ, न्यूज पढ़नी शुरू हो जाता हूँ, तो वो वाला कंटेंट कहाँ पे लिखा होता है? वो वाला कंटेंट सारे का सारा बॉडी के अंदर होता है, हेड में नहीं होता। हेड के अंदर वो चीजें हैं जो हेडर हैं, ऐसी चीजें जो कि आपको क्राउलर से कम्युनिकेट करनी होती हैं ज्यादातर, वो वाली चीजें हम हेड में लिखते हैं। क्लाइंट से कम्युनिकेट करने वाली चीजें हम, ऑडियंस से कम्युनिकेट करने वाली चीजें हम हेड में नहीं लिखते। क्या लिखते हैं यही हमने देखना है। हेड की कुछ चीजों को हमने समझना है एसईओ के लिए, बॉडी की कुछ चीजों को हमने समझना है एसईओ के लिए। तो इतनी HTML हमने सीखनी है। लेकिन अगली क्लास में पहले ये देखेंगे कि इस फाइल को सेव कैसे करते हैं। अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि फाइल कैसे सेव बनी है, अभी मैंने आपको सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बताया। आप देखते हैं इसका स्ट्रक्चर एक ह्यूमन बॉडी से मिलता है ना। जैसे एक ह्यूमन बॉडी होती है, बिल्कुल आपकी वेबसाइट की बॉडी भी बिल्कुल उसी तरह की है, हेड बॉडी फुटर, ऐसे ही है ना। एक ह्यूमन बॉडी भी ऐसी ही होती है, तो बिल्कुल उसी तरह की ये एक फाइल बन गई है। ये अभी हमने एक सिंटेक्स देखा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम यहाँ से आगे लेकर जाएंगे। इसको हमने 3 फेजेस में सीखना है एसईओ, ठीक है। कौन से 3 फेजेस हैं? नंबर 1 वेबसाइट एडिट। जब तक हमें वेबसाइट एडिट करनी नहीं आएगी हम एसईओ इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरे फेज में होगा हमारा कीवर्ड रिसर्च, और तीसरे फेज में होगी हमारी एसईओ, यहां पे आगे पूरी होगी। अभी आप देख रहे हैं ना, मैं बार बार सर्चिंग करता हूं और वेबसाइट्स आ जाती हैं। ये जो सर्चिंग वर्ड्स हैं ये हमारे लिए प्रोफेशनल्स के लिए क्या है, ये कीवर्ड्स हैं, और लोगों के लिए क्या है, ये सर्चिंग है, ये सर्च प्रॉम्प्ट है, ये सर्च फ्रेजेस हैं, ये सर्च क्यूरीज हैं। लेकिन हमारे लिए क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों की सर्च क्यूरीज को हम कीवर्ड कैसे बनाते हैं, ये वाला काम हमने सीखना है कीवर्ड रिसर्च वाले पार्ट में। लेकिन उससे पहले अगर हमें वेबसाइट पे काम करना ही नहीं आता तो फिर तो हम सिर्फ कॉपी पे एसईओ सीख सकते हैं ना, वेबसाइट पे इंप्लीमेंट तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
ये वाला एक ऐसा टॉपिक है, इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा घर में। आपने देख लिया कि ये पढ़ने वाला टॉपिक है। जैसे सोशल मीडिया कर रहे थे, वो तो टोटली इंप्लीमेंट करने वाला था ना। ये आपको बेसिक प्रैक्टिस इसकी करनी भी है और चीज़ों को समझना भी है, और फिर आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगी। नहीं, बिल्कुल ये हमने नो लिखा था ना अभी, लिखा था हमने कहा CSS इसका पार्ट नहीं है। CSS कैस्केड स्टाइल शीट अभी मैंने लिखा था, स्टाइल शीट इज CSS, ठीक है। स्टाइल शीट इज नॉट पार्ट ऑफ SEO, PHP इज नॉट पार्ट ऑफ SEO, इज अ पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, यानी लोगों के वेबसाइट्स बनाना चाहते हो, लोगों के वेबसाइट्स के थीम डिजाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर हमें PHP को और उसको समझना है। और अगर हमें SEO को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें इसे समझना